हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज के वीडियो में मैं क्लास टेन का जो है विषय हिंदी का बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करूँगा। और एमसीक्यू जो होगा वो टोटल यहाँ पे जो है वो 40 मार्क्स का होगा और टोटल 40 क्वेश्चन होगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, यह जो है झारखंड द्वारा मीन्स जैक, जिसको बोलते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी होता है, ये सत्र 2022-23 के लिए जो सत्र में मॉडल पेपर जारी हुआ था, उसी का मैं डिस्कशन करवाने जा रहा हूँ। यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसमें। चलिए, इसमें जो है वीडियो में बिना कुछ वीडियो को देर किए हुए वीडियो में जो है एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसका एनालिसिस किस तरीके से होता है, उसका आंसर क्या क्या होगा एक एक क्वेश्चन का, वो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको हम थोड़ा देखते हैं। उसके बाद जो है, चलिए उसके बाद की बात बाद में करेंगे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक एक करके, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चलिए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए, खंड का से संबंधित है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये जो है वो खंड का से संबंधित है। खंड का में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे खंड का में लिखा हुआ है क्या, अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। मीन्स खंड का में जो है अपठित गद्यांश और काव्यांश से संबंधित जो है प्रश्न रहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, मीन्स निर्देश में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उससे पूछे गए जो प्रश्न है उसके उत्तर देना है। मीन्स यहाँ पे जो गद्यांश दिया हुआ है उसको पढ़ना है और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको उसका आंसर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो टोटल 5 प्रश्न है और एक एक क्वेश्चन जो है वो एक एक मार्क का है। मीन्स टोटल जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं पैसेज में क्या लिखा हुआ देखते हैं। चलिए देखते हैं पैसेज में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, चलिए लिखा हुआ है, कुछ घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयां कह रही है, समय जा रहा है, कुछ कर लो, कुछ कर लो, जो क्षण एक बार चला गया वह कभी लौटकर नहीं आता। फिर लिखा हुआ है, एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा, जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिक्षा, शक्ति या धन संग्रह। चलिए आगे लिखा हुआ है, गांधी जी ने उत्तर दिया, यह वस्तुएं जीवन में उठने में सहायक अवश्य होती है, किंतु हमारे विचार से एक वस्तु का सबसे अधिक महत्व है और वह है समय की परख। जो समय को परख लिया, समय के अनुसार जो है वो सभी काम कर लिया, वही जो होगा क्या होगा, जीवन में आगे बढ़ पाएगा। आगे लिखा हुआ यहाँ पे, थोड़ा इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं ताकि क्लियरली आपको पता चले कि क्या लिखा हुआ, आप भी हमारे साथ पढ़ पाएँ। चलिए देखते हैं। उसके बाद लिखा है, प्रत्येक कार्य का निर्धारित समय होता है, उसे करने ना करने का, ठीक है ना, मतलब कोई भी काम करने और ना करने का एक निर्धारित समय होता है। यदि यदि आपने समय की परखने की कला सीख ली है तो पुणे आपको किसी प्रसन्नता या सफलता की खोज में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं आकर आपके द्वार खटखटाएगी। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए
साथ ही समय के अनुसार काम करना चाहिए। जीवन की यही कुंजी है। जो लोग निरंतर असफल होते हैं वह प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला करने लगते हैं। वस्तुतः बड़ी असफलता का कारण दुर्भाग्य नहीं होता, अपितु समय को गलत समझने की भूल होती है। यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु ने इसे और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहा, प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। वस्तुतः एक एक्शन से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध रहता है। स्क्रॉल अप कर लेते हैं थोड़ा और। संबंध रहता है, किंतु व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझता। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आएगा तो काम करेंगे। इसी उद्देपूर्ण में वह अपने जीवन के अमूल्य जनों को खो देते हैं। वे दिनों मासूम और वर्षों को किसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा में बिता देते हैं। समय, यहाँ पे देखेंगे लिखा है, बिना हाथ पांव हिलाए संसार की बहुत बड़ी संपत्ति छप्पर फाड़ कर उसके हाथ लग जाए। वास्तव में पुरुष जिस समय चाहे शुभ क्षण बना सकता है या फिर बन सकता है। आवश्यकता है श्रम और मेहनत की परख की। चलिए, यहाँ पे लिखा है सही विकल्प चुने। यहाँ पे देखिए पैसेज हम पढ़ लिए शुरू से अंत तक। अब एक एक प्रश्नों को देखेंगे कौन कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। लिखा हुआ है, घड़ी की निरंतर सरकती सुइयां क्या कहती है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए डी में लिखा हुआ है कि कुछ कर लो समय बीतता जा रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है। तो गांधी जी जो हैं वो किस वस्तु को अधिक महत्व बताया है। ऑप्शन देखेंगे, समय की परख का सबसे अधिक महत्व बताया है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट होगा वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, जीवन की कुंजी क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है। देखिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समय का मूल्य समझकर काम करना यही जीवन का क्या है, कुंजी है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। देखिए, अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। तो अधिकतर व्यक्ति जो हैं जीवन के अमूल्य क्षण जो हैं वो किस प्रकार खो देते हैं। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, अधेड़ बूंद में। अधेड़ बूंद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, काव्यांश से संबंधित है। ये काव्यांश से रिलेटेड प्रश्न होगा। इससे लिखा हुआ, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए काव्यांश में क्या लिखा हुआ है, हम थोड़ा पढ़ते हैं इसको। आप भी मेरे साथ क्या कीजिए, एक लाइन को पढ़िए। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। आगे बढ़ाते हैं। मानवता ने सींचा तुमको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन।
कुछ भी बन बस कायर मत बन, युद्धम देही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 लाइन और लिखा हुआ है, देखिए इसको भी पढ़ लेते हैं। या तो जीत प्रीति के बल पर, यारा तेरा पथ चूमे तरकस। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ यहाँ पे, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, मीन्स एमसीक्यू जो है क्वेश्चन दिया हुआ है इसका जो है वो सही विकल्प क्या होगा उसको चुनकर आंसर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। लिखा है कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पे देखेंगे कवि के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है, कायर बन के चुपचाप रहना यही जो है वो व्यर्थ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है दुख से रोना। दुख से रोना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर से यहाँ पे देखेंगे डी लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में मनुष्य कायर बनकर ना रहे यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि मनुष्य से क्या कहना चाहता है, कवि मनुष्य से कहना चाहता है कि मनुष्य कायर जो है वो बनकर ना रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहीं पे पथ चूमे तरकस का अर्थ है, पथ चूमे तरकस का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है पथ में काटे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो संबंधित है वो देखेंगे व्याकरण खंड से संबंधित है। व्याकरण खंड से संबंधित प्रश्न होगा। खंड खा में जितने भी प्रश्न है व्याकरण से संबंधित है। लिखा है व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित है। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 नंबर, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। तो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म होता है उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता उसको अकर्मक बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में जो है वो अकर्मक क्रिया है, मतलब इसमें कर्म नहीं है। बाकी में देखिए यहाँ पे पत्र कर्म है, यहाँ पे पुस्तक कर्म है, यहाँ पे गीत गाया तो गीत क्या है, कर्म है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने संदेश भिजवाया क्रिया के भेद का नाम बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है प्रेरणार्थक क्रिया। यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जो यहाँ पे क्रिया खुद ना होकर किसी दूसरे से करवाया जाता है। जैसे मैंने संदेश भिजवाया मीन्स वह संदेश खुद नहीं भेजा, किसी से भिजवाया मीन्स प्रेरणार्थक क्रिया होता है वो। तो ये रखिएगा याद कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। चलिए दोस्त यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बीच बीच में भी मैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से भी और कौन सा ज़्यादा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको भी मैं बताता हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें क्रिया का पद कौन सा है? अगर इसमें देखेंगे क्रिया कौन सा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे डी में ही लिखा हुआ है सुनाती है, यही तो क्रिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है अगला, लिखा हुआ है क्या, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य में कौन सा भेद है? यहाँ पे पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है? अगर वाक्य देखेंगे तो वाक्य के कौन सा भेद में से आएगा ये? देखिए तो वाच्य पूछा था, सॉरी वाच्य के कौन से भेद में से आएगा? तो ऑप्शन को देख लीजिए, चारों ऑप्शन को, चारों ऑप्शन में से अगर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 14 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा जूम भी कर लेते हैं इसको। चलिए लिखा है कर्तरी वाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की खाली जगह होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कर्तरी वाच्य में कर्ता के कार्यों की यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में प्रधानता होती है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, तो इस सेंटेंस में जो है वो देखेंगे कौन सा वाच्य है? तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है भाववाच्य है। देखिए वाच्य बच्चे तीन तरीके के होते हैं, वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य उसको हम कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं कर्तृवाच्य। अच्छा, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट का जो है वो प्रधानता होती है, इसलिए उसको कर्मवाच्य बोला जाता है। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है या फिर बोल सकते हैं अर्थ की प्रधानता होती है, इसलिए उसको भाववाच्य बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन जो है वो समाज से संबंधित है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं जूम करके। क्वेश्चन आपको भी दिखेगा, आप भी इसका जो है आंसर हमारे साथ साथ देते जाइए तो और अच्छा रहेगा। चलिए यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यथा लगा हुआ है, यथा एक अव्ययी भाव शब्द, अव्ययी शब्द है, अव्यय है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, मेरे आंसर देने के पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पहले बताएं। आप क्वेश्चन नंबर लिख लें, उसके बाद उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा होगा वो बताएं। और इस तरह से अगर आप ऑप्शन को मतलब एक एक क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो आपका जो कौन सा आंसर होगा गलत सही ये हम उसका आंसर बताते जाएंगे, या फिर आप वीडियो में भी देख सकते हैं, आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप वीडियो को एक नहीं दो बार देखिए ताकि उसका रिवीजन भी आपको मिल हो जाए। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लिखा हुआ है दो या दो से अधिक पदों के मेल से मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे बी में ही दिया हुआ है, देखिए समास कहते हैं। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही सब से तो एग्जाम में प्रश्न आएगा और कहाँ दूसरे से आएगा, यही सब इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको करके ही जाना है ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए लिखा है जलज का अनेकार्थी नहीं है, मीन्स कौन सा शब्द है जो जलज का अनेकार्थी नहीं है? तो ऑप्शन में देखेंगे डी जो है बादल, बादल जो है वो जलज का अनेकार्थी नहीं है, बाकी शब्द जो हैं वो जलज के अनेकार्थी हैं, ये भी कमल हो गया, मोती हो गया, मछली, ये जलज के अनेकार्थी शब्द हैं, मतलब मिलते जुलते शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो अगर प्रमुख भेद की बात करें तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी में ही लिखा हुआ है समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ये इसके दो भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगर 20 का बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का बात करेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेते ताकि आपको भी दिखे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20,
लिखा है विद्यार्थी अध्ययन खाली जगह सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अव्यय होगा। तो यहाँ पे कौन सा अव्यय होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है के बिना, ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। लिखा है मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो एक तो होता है प्रधान उपवाक्य, और मिश्र वाक्य में जो होता है एक उसका और जो होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं या फिर डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए आगे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वो फिर से गद्यांश से रिलेटेड है। चलिए पठित गद्यांश मतलब आप इस गद्यांश को पहले पढ़े हुए होंगे और वही जो है यहाँ पे गद्यांश जो है वो आया हुआ है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप भी जो है इसको पढ़ लें और इसका आंसर जो है वो हमारे साथ साथ देते रहें। चलिए दोस्त यहाँ पे गद्यांश जो दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। निर्देश, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे लिखा है बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 साल के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट जूट तो नहीं सकते थे जूट तो नहीं सकते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के पीके की तरह, यहाँ पे होना चाहिए हाँ, पीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेड़ और माला बांधे रहते। मतलब ये बाल गोविंद भगत के बारे में जो है ये समझिए गद्यांश दिया हुआ था। अब इस गद्यांश को लाइन बाय लाइन हम पढ़ लिया, अब इसका जो है एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित लिखा हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन 22। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं जूम करके। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि बाल गोविंद भगत का जो कद था वो मंझौले कद का था, मंझौला कद हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तो बाल गोविंद भगत जो हैं वो गले में तुलसी की माला जो है वो बांधे रहते थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। चलिए देख लेते हैं इसको। लिखा है अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा, फिर भी यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? तो अमीरुद्दीन का जन्म जो है अगर यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है डुमराव में हुआ, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 25 को थोड़ा जूम कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिख जाए। चलिए इसमें से देखेंगे कौन कौन जो है, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में ही लिखा हुआ है, शहनाई और डुमराव जो है एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पठित काव्यांश से है, मीन्स यहाँ पे काव्यांश दिया हुआ है, उसको पहले पढ़ना है, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए देख लेते हैं, लिखा हुआ है पठित पद्यांश, पठित पद्यांश है ना, ये पठित लिखा हुआ है, पठित काव्यांश, काव्यांश है ये, ठीक है ना। चलिए लिखा है प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। पद्यांश चलिए पढ़ते हैं पद्यांश क्या, काव्यांश क्या लिखा हुआ है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रह गया, क्या रहा संपर्क। अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से है और कौन कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 26 में प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि जो हैं वो नागार्जुन हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे दंतुरित क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे दंतुरित जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी में लिखा हुआ है नए नए दांत, दंतुरित जो है नए नए दांत के बारे में कहा गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लिखा हुआ है क्या। चलिए बालकू बोली बधौ नहीं तो ही, उपरोक्त काव्य की पंक्तियों के रचयिता कवि का क्या नाम है। तो यहाँ पे देखेंगे 28 का जो है ऑप्शन ए में ही दिया है तुलसीदास, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है क्या, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा हुआ है, तो उपरोक्त पंक्तियों में जो ऊपर की पंक्ति है उसमें अलंकार के बारे में पूछा है, तो 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार क्यों होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम बताते हैं आपको। देखिए स्क्रॉल डाउन करके बता रहे हैं। अनुप्रास अलंकार हम वैसे अलंकार को कहते हैं जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। देखिए यहाँ पे बा, यहाँ पे बा, यहाँ पे बा, ये वर्ण बा जो है यहाँ पे देखेंगे कि बा वर्ण का जो है आवृत्ति हो रहा है बार बार, मीन्स रिपीटेशन, आवृत्ति को बोलते हैं रिपीटेशन, इसलिए जो है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। तो 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है विरह की आग जग गई, उसमें विरह की आग जग गई, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करती है। यहाँ पे लिखा नहीं है सही से क्वेश्चन, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करती है, ऐसा होना चाहिए। तो इसका 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। देखिए ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर जो है वो इशारा करती है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य गायब की आवाज कैसी थी। मुख्य
गायब नहीं, यहाँ पे गायक होना चाहिए। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर जो है बी में ही राइट आंसर दिया हुआ है, चट्टान जैसी भारी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो देखिए क्या लिखा हुआ है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो धुंधला प्रकाश जो है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे स्पष्ट सुख, ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है, स्पष्ट सुख का प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर बोलेंगे तो 34 में पहुंच गए हम। 34 का देखेंगे यहाँ पे, मृग तृष्णा का अर्थ है, मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में ही लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है छल्लावा, तो छल्लावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे, चलिए 35 देखिए क्या लिखा हुआ है, पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है या प्रयोग किया गया है? पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, किसने किसके लिए प्रयोग किया है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए प्रयोग किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है, मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? तो मूर्तिकार ने मूर्ति के नाक के लिए जो है जिंदा नाक लगा दी जाए, यही सुझाव दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर है। देखिए 37 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना के लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे सी नंबर में लिखा हुआ है, नेपाल की युवती से सीखी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। लिखा है कैप्टन कौन था? अगर बात करेंगे यहाँ पे कैप्टन कौन था तो देखेंगे चश्मे बेचने वाला था, कैप्टन जो था चश्मे बेचने वाला था। देखिए दोस्त इससे जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। मतलब ये जो चैप्टर है जिससे क्वेश्चन कैप्टन वाला आ रहा है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आपको पूरा शुरू से अंत तक है इसको देख लेना है। इसमें जो है चैप्टर में कहानी क्या है वो ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन 100% आना तय है। और बाकी जो है हमारे वीडियो में आप लंबे समय तक बने रहेंगे, अगर चैनल से जुड़े रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बनाते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सीरीज चला रहे हैं उसमें जो है वो लगातार हम इम्पॉर्टेंट सीरीज को बनाए रखेंगे और एक से एक क्वेश्चन बेहतर से बेहतर लेके आएंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बिल्कुल जो है एक भी वीडियो स्किप ना करें, एक भी वीडियो जो है वो देखना ना छोड़ें, हमेशा वीडियो में बने रहें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, अगर हम इसका राइट आंसर का बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वह जो है खीरा खाने से इनकार कर दिया। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आज के सेट का वो लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आपको मैं एक बात कहता हूँ कि आप जो है हमारे वीडियो को जो है वो अगर पसंद करते होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच जो है वो फैला दीजिए। साथ ही साथ उनको जो है भी सब्सक्राइब का बटन दबाने बोलिए और हमारे वीडियो में जो लगातार वीडियो आते जा रहे हैं, हमारे चैनल पे जो लगातार वीडियो आते जा रहे हैं उसको जो है वो उन्हें भी देखने के लिए बोलिए, ताकि जो है उनको भी आपके साथ प्रॉफिट हो और जो है वीडियो को उन्हें भी फैलाने के लिए बोलें
ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए काम करते रहें। चलिए फिलहाल वीडियो में जो है लास्ट क्वेश्चन जो है उसको पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखते थे। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे जो है क्वेश्चन बनना तय होता है। इसलिए ये सब चैप्टर को बिल्कुल आप भूलें नहीं, ये पूरा चैप्टर जो है ध्यान से देख लें। फादर कामिल बुल्के को हिंदी फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहते थे। चलिए दोस्त, आज जो है वीडियो को हम जो है यहीं पे अंत करेंगे। आज हम यहाँ पे 40 प्रश्न को डिस्कस करवाए। 40 प्रश्न का जो है वो अगर आप डिस्कशन देख लिए होंगे तो 40 में से 40 जो है आप एग्ज़ाम में अगर आएगा तो 40 में से 40 कर लेंगे, ये मेरा गारंटी है। 100% जो है मार्क्स को इम्प्रूव करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। 100% जो है आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा अगर आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे। इसमें जो है हम एक से एक, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, चाहे यहाँ पे साइंस हो, चाहे वो यहाँ पे इंग्लिश हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका संस्कृत हो, ठीक है ना, ये सभी वीडियो जो है वो यहाँ पे एक एक करके हम लाएंगे। और यहाँ पे जो है वो एक से एक बेहतर तरीके से मैं डिस्कशन करवाऊँगा। आप डिस्कशन को अगर देखेंगे तो मैथ्स और साइंस ये सब का सबका डिस्कशन देखिए, आपको जो है इस तरह से वीडियो और कहीं नहीं मिलेगा। मैं जो हूँ आपको बेहतर क्वालिटी का वीडियो प्रोवाइड करूँगा, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाऊँगा। अभी तो मैं पहले मॉडल सेट करवा रहा हूँ, उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को छाट छाट कर लाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स को लाने में, अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने में, अच्छा से अच्छा आपका परसेंटेज बने, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके लिए दोस्त बस मेरा सहयोग करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, अंत करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।